अपना ख्याल आप खुद रखते हैं, अपने आप से मोहब्बत अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर जब भी यानी कि किसी भी फील्ड का नाम आए तो पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त हो। बहुत अच्छे कवानीन हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें सामने नज़र नहीं आती। मैं खुद आर्मी की सुपरविजन में ट्रेनिंग करती हूँ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। दुनिया बोल है में आज आपको नए साल के साथ साथ कुछ रेजोल्यूशन की जो बातें हो रही हैं उससे मुतल्लिक भी आज कुछ बातें करने जा रहे हैं। बहुत ख़ास दिन है और इस ख़ास दिन से मुतल्लिक भी बातें होंगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो मॉर्निंग की आदत होती है ना, जल्दी उठना, और मैं आप तो खैर तवील अरसे से दुनिया बोल है में आ रही हैं, लेकिन मैंने जब जल्दी उठना शुरू किया है तो सेहत और लाइफ अच्छा ऐसे लग रही है कि बड़ा बहुत अच्छा। है। और कहा जाता है कि सूरज के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं यानी कि जागते हैं और सूरज गुरूब होने के साथ आपकी एनर्जी भी डाउन होती है, तो उसके साथ अगर ज़िंदगी जोड़ लें तो तंदुरुस्त भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे। बिल्कुल। और तो रात आज अल्लाह ताला ने बनाई सोने के लिए। कुछ लोग रात में इतनी देर तक जागते हैं और इतने इसके बैड हेल्थ इफेक्ट्स हैं। और कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो तंदुरुस्ती तो भाई हज़ार नेमत है। उसका ख्याल अगर हम खुद नहीं रखेंगे तो अपना ख्याल आप खुद रखते हैं, अपने आप से मोहब्बत अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। बिल्कुल, बेशक सेहत से बढ़कर नाज़रीन कुछ नहीं है, लेकिन जदीद ज़िंदगी में हम इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि जिस्म के साथ अपनी जहनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से साल 2023 में डिप्रेशन के मर्ज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सिर्फ अमेरिका में ये शरह 29% तक जा पहुंची, जो रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। सोशल मीडिया और दीगर गैजेट्स का इस्तेमाल दिन रात जो हम कर रहे हैं, हम फिजिकल फिटनेस से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुदस्सिर डेली जिम जाते हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मुदस्सिर ने कि अपने आप को मोटिवेट रखा हुआ है। आप भी इंस्पिरेशन ले लें। जो सोचती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो देखता है वो कहता है आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको ज़रूरत ना भी हो उसको भी जिम जाना चाहिए। तो आज दुनिया भर में ज़हनी और जिस्मानी सेहत का दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू आज प्रोग्राम में हम करने वाले हैं। लेकिन अभी हमें शामिल करनी है बड़ी खबर। टीम में बड़ी तब्दीली भी परफॉर्मेंस तब्दील न कर सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम। इमाम की जगह खेलने वाले साइम अयूब भी कोई खास कारकर्दगी ना दिखा सके। बाबर आजम की टेक्निक भी सवालिया निशान। शायकीन के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया डरावना ख्वाब बन चुका है। मुल्क भर में शदीद धुंध, जमीन के बाद हवाई रास्ते भी मुतासर। 30 परवाजें मनसूख, 100 से ज़ायद ताखीर के शिकार। 9 गैर मुल्की परवाजें भी शामिल। बेशतर मोटरवेज बंद। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब का मशवरा। इंतहाई ज़रूरत में सफ़र करना पड़े तो फॉग लाइट्स जलाएं और गाड़ी आहिस्ता चलाएं। तारों की मदद से फन पारे तश्कील देने का फन। इस्लामाबाद के अली हसन की हर तरफ धूम है। आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगे। और अच्छी सोच, अच्छी सेहत की ज़ामिन। आज दुनिया माइंड एंड बॉडी फिटनेस का दिन मना रही है। दिमागी और जिस्मानी सेहत एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ये है वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। और बाय द वे मुदस्सिर, आपको पता है आज मैं इतनी एनर्जेटिक क्यों, खुश भी हूँ। आज कराची का मौसम बहुत अच्छा है। आज कराची में थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि सर्दी है। आज धूप नहीं निकली। सर्दी है या नहीं है, लेकिन सर्दी का माहौल है। हाँ। आज जब जैसे निकले फॉगी सा है, धूप भी नहीं निकली, तो बड़ा मजे का मौसम है। मेरा ख्याल है सॉरी, शो के बाद कोई प्लान है? नहीं, शो के बाद प्लान नहीं। मैं यही कहने लगा हूँ कि शो के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो धूप निकल चुकी होगी। मैं अभी यही प्रेडिक्शन देख रहा था कि शायद आज सारा दिन कुछ ऐसे बादलों के साथ आंख मचोली, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पूरे मुल्क में जो धुंध थी उसके हल्के फुल्के असरात बादल की सूरत में, चले कुछ तो असरात आए, वरना ये भी नहीं महसूस हो रहे थे। खैर, देखते हैं आज कैसा दिन भर मौसम रहता है। अभी फिलहाल बहुत प्लेजेंट है। अब ट्रेंड्स की तरफ आते हैं तो जापान हैशटैग इस वक्त बना हुआ है और इस ट्रेंड में तकरीबन 1,49,000 के करीब लोगों ने ट्वीट्स किए हैं और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाले मुसाफिर तैयारे में आग भड़क उठी, जिसने देखते देखते पूरे तैयारे को अपनी लपेट में ले लिया। मुदस्सिर, बिल्कुल। और तैयारे में आग लगते ही रेस्क्यू टीमें रनवे पर जा पहुंची और मुसाफिरों को निकालने का अमल शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में 367 मुसाफिर सवार थे।
जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। टोक्यो एयरपोर्ट पर जहाज़ में आग लगने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें जहाज़ की खिड़कियों से आग को निकलते देखा जा सकता है। टॉप ट्रेंड में अब तक 1,49,000 से ज़्यादा सार्फिन जो है वो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। और कल भी जापान था, तो एटलीस्ट बाहर आ गए सारे। जापान भी, कल भी जापान था टॉप ट्रेंड में, और आज भी। कल जल्जले की वजह से था, अर्थक्वेक सुनामी की सूरत थी, और आज जो है वो इस तरह का वाक़या और हुआ। दूसरा जो ट्रेंड है मुदस्सिर, वो वही है कि तुम जीतो या हारो, हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तो बस कुछ ऐसा ही हो गया है। टेस्ट सीरीज़ जो कि मैंने पहले भी बताया डरावना ख्वाब पाकिस्तानियों के लिए बन गई है। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान ये दूसरा ट्रेंड है जिसमें सारिफीन अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। सिडनी में ये टेस्ट हो रहा है। शाहीनों का मायूस कुन आगाज़ है। मुदस्सिर तो सुबह सुबह झलकियाँ भी देख के आए हैं और मुझे आके बता रहे थे कि भाई हद ही हो गई। मतलब मैं जब देखा तो मैंने कहा यार अच्छा, 0 पे साइम अयूब, 0 पे अब्दुल्ला शफीक, तो मैंने कहा ओपनिंग। और कल भी ये बात कर रहे थे, हमारे साथ तो बहस थे, तो वो ये कह रहे थे कि जब तक ओपनिंग स्टैंड नहीं होगा तो आपका मिडल ऑर्डर प्रेशर में खेलेगा। फिर आप शान मसूद को, बाबर आजम को, या सऊद को, या रिजवान को आप दोष उस वक्त दें जब आपको ओपनिंग पार्टनरशिप कम से कम एक बेहतर स्कोर करे। और टेस्ट में तो लंबी इनिंग खेलना, लंबा स्कोर करना, उसकी आदत बड़ा नहीं ज़रूरी है। उसकी आदत तो नहीं, शॉर्ट फॉर्मेट खेलते हैं। और यहाँ हालांकि अब्दुल्ला शफीक टेस्ट प्लेयर हैं, वो अब्दुल्ला शफीक को खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। साइम अयूब का डेब्यू था, उम्मीद तवक्को बहुत थी, नेचुरल गेम खेलेंगे, लेकिन वो चीज़ें भी नज़र नहीं आई हैं। बाबर आजम अपनी टेक्निक और अपनी तमाम तो शॉट्स के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया जैसे, इंग्लैंड जैसे ग्राउंड्स पर उनका बड़ा अच्छा स्कोर है, उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। शान मसूद पर जहाँ कप्तानी की जिम्मेदारी है, वहीं पर एक लंबी इनिंग भी उन पर ड्यू है जो उस तरह नज़र नहीं आ रही। स्कोर कर रहे हैं 50 तक, वो भी पिछले मैच में भी गए हैं, लेकिन वो लंबी इनिंग नहीं खेल रहे। रिजवान बहरहाल अभी कुछ देर पहले तक तो हमें इत्तला थी कि वो खड़े हैं क्रीज पर और 50 भी उनकी होगी, लेकिन अच्छा वैसे बैटिंग ऑर्डर जो था ना, आउट हो जाना वाकई उसके बाद। अच्छा मुदस्सिर, बैटिंग पे तो खैर क्वेश्चन मार्क शुरू से ही था। बॉलर्स खैर हमारे जो चारों पेसर्स थे ना, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला है और ट्रेंड्स में भी रहे हैं, लेकिन बैटिंग से ही सबने जोड़ा हुआ था कि अगर तो चल गए बैटर्स तो फिर इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, तारीख रकम होगी। लेकिन वही हुआ जिसका डर था कि बैटर्स उस तरीके से अगर मगर में फिर ऐसे ही होता है ना कि अगर चल गए तो ये हो गया, अगर ये हुआ। हालांकि ईशान मसूद के लिए बड़ा टेस्ट था, फर्स्ट टाइम एज एन कैप्टन, ज़ाहिर है उनकी क़यादत में ये सीरीज़ हो रही थी, तो अगर वो भी आज आउट हो गए, और कितने रन्स पे हुए शान मेरा ख्याल है कोई 30-32 उस वक्त जब मैंने देखा शान मसूद खड़े थे विकेट पे रिजवान के साथ। और अभी क्या सिचुएशन है ये बहरहाल, चलें आप स्कोर कार्ड निकालें। और ये सिडनी टेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, 6 आउट हो गए हैं अभी हम हमारी गुफ्तगू करते करते। अब्दुल्ला शफीक 0 पर, साइम अयूब 0 पर, शान मसूद 35 पर, बाबर आजम 26 पर, सऊद शकील 5 पर, और रिजवान जो हैं वो अब आउट हो गए हैं जी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने 88 रन बनाए थे और बड़ा अच्छा खेला है। 2 छक्के 10 चौके और 103 बॉल पर बहुत तेज खेल रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही आगा सलमान अब खड़े हैं 36 पर। अच्छा, और पाकिस्तान 199 इन करने का फैसला मुझे समझ साइम अयूब बहुत अच्छा खेल रहे थे डोमेस्टिक में, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक के अंदर, बड़ा अच्छा खेल के उन्होंने अपने आप को टेस्ट प्लेयर भी साबित कर रहे थे। इमाम की जगह पे वो आए ना जी, इमाम की जगह पे। लेकिन यह है कि साइम अयूब पहला है, बैड लक भी हार्ड लक भी होती है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक से ये कितने कम जो है वो है। लेकिन आज जो आउट होने वालों में बाबर आजम कैसे आउट हुए हैं वो भी मेरा ख्याल है देखते हैं झलकी में कि क्या है ये टेक्निक जो है बाबर की, इस पर क्वेश्चंस जो है वो रेज हो रहे हैं और सुहेब अलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब, वेलकम टू आवर शो एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बस ऑल गुड। अच्छा, बताइए। सुबह 6 आउट हो गए सुहेब साहब 200 से पहले। हाँ, तो मगर एक तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप भी बनी, तो कुछ छोटी खुशियों को सामने रखना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि 4 जब ऊपर के दोनों प्लेयर्स आउट हुए, साइम को आज एक बड़ा अच्छा मौका मिला और लेकिन वो बहरहाल पहली इनिंग थी, प्रूव नहीं कर पाए। तो ये जो एक बड़ा प्रेशर सा आया है और पिच को देखते हुए मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया पहले दिन। देखिए, पिच तो अच्छा खेल रही है, पिच में इतना कोई मसला नहीं है, जरा सा आपका फोकस और टेक्निक का मसला है। जैसे बाबर आजम को एक्सपोज हुए जा रहे हैं और साथ में अफसोस हुआ जिस तरह से रिजवान आउट पे, पता है कि वो आके शॉर्ट बॉल करेंगे। अब 88 पे खेल रहे हैं, अपना पर्सनल माइलस्टोन भी है, लंबी पार्टनरशिप लगी हुई है, सलमान आगा जिस तरह खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में स्ट्रेट बैट से खेल लेते हैं क्योंकि अब 5 दिन का मैच होता है, टेस्ट मैच, तो इतना अग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो अग्रेसिव नहीं होते तो शायद वो 88 तक नहीं पहुंचे होते, तो इट्स अ टफ कॉल।
लेकिन आई थिंक एक दफा आपने प्रेशर डाल दिया वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो सही। फिर जरा सा लंबा सोचना चाहिए पाकिस्तानीज को। सही। अच्छा सुहेब साहब, ये जो अभी मैंने बाबर आजम की बात की है, जिसका उनका जो ये टेक्निक है उस पर बड़े क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, आप थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो ये इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है? देखिए बात ये है कि अब तो आई थिंक हर एक ने बच्चे ने ये देख लिया है कि प्लेज अवे फ्रॉम द बॉडी, और जरा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप जब गेंद अंदर आ रही होती है तो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के वो विक्टिम होते हैं, या फिर वो शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर क्लिप कर लेते हैं। तो बेसिकली वो अंदर आती हुई गेंद को जरा सा टेंटेटिवली खेल रहे हैं, और बेसिकली आई थिंक इज प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, और बैट एंड पैड के बीच में गैप है। यही आई थिंक इनको टेक्निक के ऊपर काम करना चाहिए। बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, सबकी अपनी कोई ना कोई वीकनेस होती है, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होना चाहिए कि इतना आला बल्लेबाज जो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर रहा है, उसमें अगर कोई वीकनेस है तो देयर इज नो हार्म, आई मीन आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि हम कमेंस कर रहे हैं, हैजलवुड कर रहे हैं, बॉल वहीं पे कर रहे हैं, मतलब पहले मैच, दूसरा मैच, आज तीसरे मैच में बाबर वहीं पर लैग करे, तो वहाँ उन्होंने तो उस चीज़ को कर लिया कि यहीं पर बॉल किया जाए ऑफ साइड ऑफ स्टंप, और फिर गैप में विकेट ले रहे हैं किसी न किसी तरह। बाबर उस टेक्निक पे काम कर रहे हैं तो वो नज़र नहीं आया, क्या वजह? देखें बेसिकली ये होता ही है कि टेक्निक ओवरनाइट नहीं चेंज होती, आपका एक नेचुरल रिदम होता है बॉल खेलने का। बाबर इज नॉट यूज्ड टू प्लेइंग ऑन दीज पिचेस, ऑन द बाउंसी पिचेस एंड दिस कैलिबर ऑफ बॉलर्स, बिकॉज उन्होंने 90% मैचेस अपने जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश इन टीमों के खिलाफ खेले, अफगानिस्तान, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो। सही। उनको कभी कभी इतने प्रोफेशनल, इतने हाईली स्किल्ड बॉलर्स मिलते हैं, तो वो आई थिंक इतने एक्सपोज नहीं है टू हाई क्वालिटी बॉलिंग देन अदर बैट्समैन आर, जिसके ऊपर वो उनको एकदम से जहन में आता है कि आई हैव टू करेक्ट माय टेक्निक। अब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके एकदम से जब उनकी टेक्निक एक्सपोज हुई है, तो इतनी जल्दी वो टेक्निक के ऊपर काम करना जरा मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि उसका नेचुरल एक बॉडी फ्लो होता है। अगर वो बाबर आजम को पता होगा आज बल्लेबाजी करने से पहले कि ये मुझे यहाँ पे अटैक करेंगे, और वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं बैट एंड पैड के बीच में गैप नहीं दूं, फिर भी उसका जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, आधा सेकंड मिलता है आपको रिएक्ट करने के लिए जब इस तरह के गेंदबाज कर रहे होते हैं आपको। सही। अच्छा सुहेब साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो हमने चेंज देखा था, साइम अयूब आए थे इमामुल हक की जगह पर, ये जो उनको चूज किया गया, ये किस तरह आप सिलेक्शन इसको देख रहे हैं? देखिए एक वक्त तो आता है कि आपको नए बल्लेबाज ट्राई करना है। अब ये देखना था कि अगर ये साइम अयूब ये टेस्ट मैच नहीं खेलते तो अक्टूबर में जाके शायद पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच है। तो बात ये है कि आप आजमाते हैं दूसरे बल्लेबाजों को, और नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जी आप होम टर्फ पे टेस्ट डेब्यू कराएं, और ताकि जो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। मेरा तो ख्याल है कि साइम अयूब को जहां आपने रोक के रखा था और इमाम ने पर्थ में 100 भी बना लिए थे, तो मेरा तो ये ख्याल था कि इमाम उल हक को आप एक चांस और देते तीसरे टेस्ट में भी, और साइम अयूब को आप डेब्यू करना था तो पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर, होम ग्राउंड के ऊपर जरा सा देते ताकि उनका कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद वो जाके दूसरी जगह खेलें। अब जरा सा वो ऑल्दो ये बुरी पिच नहीं है, लेकिन बॉलिंग अटैक इतना जबरदस्त है कि आपने नए बल्लेबाज को जरा सा बचा के रखना होता है, स्पेशली जो यंग बैट्समैन हो। लेकिन बहरहाल दैट्स स्टिल द सेकंड इनिंग। साइम अयूब इज अ वेरी अटैकिंग प्लेयर, वेरी पॉजिटिव माइंडेड प्लेयर, कॉन्फिडेंस बहुत है उनका, और उन्होंने आई थिंक वो जो कैनबरा में मैच हुआ था वहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी की। सो आई थिंक लेट हिम हैव अनदर सेकंड चांस, बट आई वुड हैव हेल्ड हिम बैक फॉर द होम सीजन। सही, बहुत शुक्रिया। सुहेब अलवी हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट, और अब देख पाकिस्तान जो है वो अब कितना आगे तक अपने स्कोर को लेकर जाता है। अब एक लंबी इनिंग और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग और बैटिंग भी ऑस्ट्रेलिया की, उसका मुकाबला कैसे ऐसा ही है। अब हमें बात करनी है ज़रा खेल के मैदान से, सिडनी से बाहर आते हैं।
अब कुछ बात फ़न की करते हैं। कहते हैं कि जी फ़न की कोई आखिरी हद नहीं होती। हमारे प्लेटफॉर्म से अक्सर हम आपको मुनफरिद और दिलचस्प फ़नकारों उनके आर्टिस्ट से मिलवाते रहते हैं, मगर आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली हसन, जो कि वायर आर्टिस्ट हैं। हालांकि इस मीडियम में बहुत कम आर्टिस्ट हैं काम करते हैं। हसन अली को, बल्कि अली हसन को इनको पाकिस्तान में वायर आर्ट में किंग कहा जाता है मुदस्सिर। बिल्कुल, और किंग आजकल बहुत हर जगह पे बड़े हैं, तो अली हसन भी अपने काम में किंग हैं। इन फनकारों को देख के पता चल रहा है कि शाहकार हैं, इनमें बड़ी मेहनत हुई हुई है और ये आम बंदा नहीं बना सकता। तो इस वक्त अली हसन हमारे साथ हैं मुदस्सिर, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अली हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और आपका काम जबरदस्त। अच्छा अली हसन, ये आप जो वायर आर्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत कम लोग इस पे पूरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं। क्यों ख्याल आया कि ये फनपारे और इस किस्म की चीज़ें आप बनाएं? और मुझे तो लग रहा है कि ये तो बड़ा एक मुश्किल सा और लंबा सा काम है, हाथ ही आपकी उंगलियां ही वायर के साथ साथ लिपटती रहती होंगी। जी एक्चुअली वैसे तो मैं बहुत सारे मीडियम्स ट्राई कर रहा था, आर्ट का मुझे बचपन से शौक है। अच्छा। तो वायर एक ऐसा मीडियम था कि जिसमें पहले प्रैक्टिस नहीं कोई कर रहा था, और हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि एक चीज़ जो कर रहे होते हैं उसको ही कोई फॉलो किया जाता है, तो कोई डिफरेंट कोई इनिशिएटिव्स कम लिए जाते हैं। इनिशिएटिव इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी यानी कि किसी भी फील्ड का नाम आए तो पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त हो। तो वायर मीडियम जो है एक बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत डिफरेंट मीडियम था और बहुत बड़ा स्पैन था जिसमें इस पर काम नहीं किया गया, क्योंकि ये इजिप्शियन दौर जो था, एंशियन टाइम था जो थे इजिप्शियन के, तब ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा स्पैन था जिसमें इस पर कोई काम नहीं किया गया। तो आई थॉट कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा डिफरेंट किया जैसे इससे पाकिस्तान की रिकग्निशन हो सके अराउंड द ग्लोब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड इट एंड इट वेंट वेल। ज़बरदस्त। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है आपको ये ख्याल आया कि इस पर काम नहीं हुआ और आपको ये काम शुरू करना चाहिए, और आपने इससे पहले दीगर मीडियम से भी काम किया है। अब ये जो एक शाहकार है इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? फिर ये तार क्या एक ही मटीरियल के होते हैं या फिर मुख्तलिफ कलर्स के मुख्तलिफ तारें जमा करके ये बनता है, और कितने वक्त में बनता है मुझे बताइए। जी साथ मैं चाहूँगा आप क्या बना रहे हैं। सॉरी, यहाँ अली हसन ये आपके पास बड़े खूबसूरत हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कुछ शाहकार, ये साथ दिखाइए भी ताकि लोगों को ये समझ भी आए कि किस तरह और कितना कितना इस पर टाइम लगा, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो आपके पास आपके शाहकार ही पड़े हैं, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा। जी श्योर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मारखोर का स्कल्पचर है एंड देन आई हैव दीज ट्रीज। सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि मैं वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा नेचर को ज़्यादा जो है अपने आर्ट के थ्रू डिपेक्ट करता हूँ। अच्छा। और एक मैसेज कन्वे करता हूँ कि हमारे जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ के हैं, इनको सेव किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो है वो स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ इलीगल हंटिंग और बहुत सारी और चीज़ों की वजह से। तो ये जो मैंने शाहकार बनाए इसमें डिफरेंट किस्म की वायर यूज़ होती है। मोस्टली इसमें स्टेनलेस स्टील होती है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जैसा कि एक एक आइटम में 4-4 महीने 5-5 महीने भी लग जाते हैं। तो वो इतना टाइम आप स्पेंड करके जब आप एक शाहकार बनाते हैं उसके बाद वो कुछ अरसे के बाद उसकी वायर ख़राब हो जाए, तो आई गेस कि दिस इज़ नॉट अ सूटेबल चॉइस। तो इसमें वायर जो है बाहर से इम्पोर्ट की जाती है। और ये जो मारखोर वाला स्कल्पचर है इसमें तकरीबन राउंड अबाउट जो है 2 मंथ्स तक का तकरीबन टाइम लगा है। इससे फिर थोड़े बड़े जो रियल लाइफ साइज स्कल्पचर्स हैं, जैसा कि वुल्फ का स्कल्पचर है, उसमें तकरीबन मेरा 5.5 मंथ्स लगा। फिर उसके अलावा ये ट्री है, इसमें डिफरेंट किस्म के टाइम्स, इसी तरह मिनिमम भी 1 वीक जो है वो जो बिल्कुल ही माइनर जो मिनिएचर स्कल्पचर होता है उसमें लगता है। वैसे इस ट्री के अंदर अभी मुझे तकरीबन 15 डेज का टाइम लगा और इसमें तकरीबन जो है अभी आई एम मोस्ट एक्सपेंड मंथ तकरीबन एक्सपेक्टेड। तो ये अली आप इंपोर्ट कहाँ से कराते हैं और इस तार की खासियत क्या है? एक तो इसको जंग नहीं लगता, इसके अलावा जी ये नॉन मैग्नेटिक और नॉन रस्टिक मटेरियल होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आर्ट लवर्स इसको बाय करते हैं उनके घर में ऑलरेडी सॉल्ट के आइटम्स भी होते हैं। सही। तो सबसे अच्छी बात इस वायर की ये है कि सॉल्ट भी जो है वो इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता और उससे इसकी सरफेस ख़राब नहीं होती। और ये वायर जो है डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट होती है, जैसे चाइना है, उसके अलावा फ्रांस है, फिर स्पेन, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से हम इसके वायर को प्रोक्योर किया जाता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा कि जिनके तवस्सुल से जो है अभी जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर थे जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, दे डिड नॉट नो अबाउट कि इसका यूज़ पाकिस्तान में भी है, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके और मुझे एक वायर दी है, ये गोल्डन वायर जो है हमारे पाकिस्तान की लोकल वायर है, अच्छा, जो यूज़ हुई है। इसका आउटकम बड़ा अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट यूज़ की जाए। चलिए ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट होगी और पाकिस्तानी हीरो अली हसन उसको बना रहे होंगे, तो पूरे का पूरा आपका जो स्कल्पचर है वो पाकिस्तानी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में आर्ट चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, वो उसको उस तरह से पजीराई नहीं हो रही होती है कि लोग एक तो क्योंकि आप एग्जीबिशन करते हैं इसलिए भी कि नेक्स्ट कुछ चीज़ें बननी हैं, उसका सेल आउट होना भी, और उसको सेल आउट होने से ज़्यादा उसको पसंद करने वाले दिल से वो लोग हों। तो क्या पाकिस्तान में वो रुझान बन रहा है, बढ़ रहा है कि लोग देखते भी हैं और फिर वो ख़रीद भी रहे हैं और इसमें दिलचस्पी ले रहे हों? जी, पजीराई का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं अगेन मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है मीडिया की मिली है, थैंक्स टू बोल टीवी कि जिन्होंने मुझे अपने शो पर बुलाया और इसी तरह से ये आर्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, मेरे बहुत सारे कंट्रीज़ में मेरे स्कल्पचर्स हैं, उनसे मुझे डिमांड भी आ रही है। तो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ने इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि मेरे लिए इट वाज नॉट टू एक्सपेक्टेडली कि इतना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। तो वो एक बहुत अच्छा यानी कि एक मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी कि मैंने उसको जैसे प्रोजेक्ट किया, काम डिफरेंट था, डेफिनेटली लैंडमार्क्स वगैरह बनाए, पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। और मैंने 2020 की दिहाई के जो मैंने सबसे बड़ा स्कल्पचर बनाया जी, उसमें मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली, जो कि I8 कचनार पे इंस्टॉल्ड है। सही। तो आई वाज सो हर्ट, तो मैंने बहुत एक लंबे स्पैन के लिए मैंने इस काम को छोड़ भी दिया था, फिर दोबारा से मैंने इसको स्टार्ट किया और उसके बाद अभी दोबारा से कंटिन्यू किया। इंशाल्लाह अगर मुझे पजीराई मिलती है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा। फाइनली कोई मैसेज आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं तो बता दीजिए। जी, मैं ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी यूथ है स्पेशली उनको डिफरेंट किस्म की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा भी अगर हम अपने मुल्क के लिए अगर हम सोच के काम करेंगे तो डेफिनेटली वन डे जब 100,000 ऑफ पीपल विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ कंट्री, डेफिनेटली आवर कंट्री विल प्रोग्रेस। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जो है डिफरेंट मीडियम्स पे ट्राई करें और कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये और नए आने वालों को ये सीखना भी चाहिए सब कुछ। बहुत शुक्रिया अली हसन, आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के शाहकार नज़र आ रहे थे जो बनाए गए, और जिस I8 का वो जिक्र करे थे वो मुझे आज मालूम हुआ कि इनका बना हुआ है। अच्छा चलें जी, ज़बरदस्त, ऐसे ही काम करते रहें, लोग उनको पसंद करते रहेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। जी वेलकम बैक, और इस वक्त हम आपको फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने चाय के मग्स अपने हाथ में रखे होंगे, शो आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, और मुदस्सिर और मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। बात अब हमने करनी है कुछ प्रॉब्लम्स को लेके जो कि स्पेशली सर्दी का मौसम आते ही हम लोग फेस करते हैं। आप देखते हैं कि ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पर लोग घरों में हीटर जला के रात में सो जाते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं। जितनी सर्दी पड़ रही है बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, नॉर्दर्न एरियाज तो जमा हुआ है, वो तो बिल्कुल हर जगह पे हीटर का बड़ा इस्तेमाल है। तो कराची ये एक शहर ऐसा है जहाँ बहुत कम ऐसा कोई हीटर का यूज़ करना पड़ जाए किसी को, अदरवाइज यहाँ तो नहीं, लेकिन बाकी पूरे मुल्क यहाँ बिल्डिंगों में आग लग रही है। हाँ, यहाँ घरों में उस तरह नहीं लग रही। ये हीटर का इस्तेमाल क्या होना चाहिए? फिर हीटर बिजली के हैं, हीटर एसी के साथ आपके कनेक्ट हैं, और फिर ये जो गैस के हीटर्स हैं इनके इस्तेमाल कितना ख़तरनाक हो सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अम्मार मौजूद हैं, प्रेसिडेंट भी हैं JPMC में YD के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर भी हैं। जी बिल्कुल, और एमरजेंसी को इंचार्ज है JPMC में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ऐसी चीज़ें बहुत सी आती रहती होंगी, आपसे आज इस पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्योंकि ये मौसम से जुड़ा हुआ है तो मौसम का अहवाल जानना भी सहरिश बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस वक्त हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से। लाहौर से फातिमा शराजी हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से महापारा जमान हमारे साथ हैं। तो मेरा ख्याल है पहले शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं, जो कि बड़ा आजकल तो ख़ास बना हुआ है, उनके इलेक्शंस भी सर पे हैं। मौसम वहाँ पर कैसा, सियासी पारा तो हाई दिख रहा है। महापारा बताइएगा, ठंड कैसी महसूस कर रही हैं आज आप?
ये इस बात का अंदाज़ा तो आपको मेरे बोलने से आज हो जाएगा। कल शहर इक़्तिदार का जो मौसम था उसमें ये था कि सुबह धुंध थी, लेकिन जिस टाइम हमने बात की उस टाइम सूरज जो है वो निकल चुका था। आज जो है वो सूरज आज हमसे खफा हो चुका है, सूरज इस्लामाबाद से भी और लाहौर वालों की नज़र लग चुकी है यहाँ भी। और अभी जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे दर्जा हरारत है। हवा में नमी का तनासुब की अगर बात की जाए तो 100% है। और धुंध जो है वो इतनी शदीद किस्म की रात को तकरीबन 7 बजे के बाद से धुंध जो है वो इस्लामाबाद में शुरू हो गई। मारगा के पहाड़ जो हैं वो भी इसकी लपेट में आ गए। और महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो धुंध है उसने तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक लंबी एक पट्टी जो है वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भारत पर छाई हुई है, जो शदीद बारिश के होने से ही वो ख़त्म होगी। इसलिए 14 जनवरी तक ये बताया जा रहा है कि 14 जनवरी तक यही समा रहेगा। और फिर शहरियों को एहतियात करनी हवाले से हो या फिर वो सफ़र के हवाले से हो, एहतियात करने के लिए कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। जी महापारा, शुक्रिया। आप बता रहे थे इस्लामाबाद में धुंध जो है वो बहुत कम दिखने में आती है, तो अब इस्लामाबाद में भी धुंध का मंजर है जो हर चीज़ को धुंधलाए हुए। लेकिन धुंध का सबसे बड़ा मरकज़ तो पंजाब में लाहौर और गिरदोनवा रहते हैं। तो लाहौर में आज क्या मंजर है, क्या दर्जा हरारत है, हम बात करेंगे। फातिमा शिराजी हमारे साथ हैं। फातिमा, कल बहुत ठंड लग रही थी आपको, लाहौर बहुत ठंडा था, आज कैसा है? बिल्कुल, लाहौर में बहुत शदीद ठंड है और सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत कम से डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में बहुत ज़्यादा खुनकी है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 98% है, जबकि जो इसका जो रफ्तार है, हवा की रफ्तार है वो फ़ी घंटा के रफ्तार से 3 किलोमीटर फ़ी घंटा के रफ्तार से चल रही है। लोड शेडिंग गैस की तो सुना था सर्दियों में, लेकिन आजकल बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। शहरी जो है वो अपने मामूल के जो मुताबिक काम होते हैं वो करने से रह गए हैं और घरों में महसूर होकर रह गए। इसके अलावा मौसम जो है अबर आलूद होने के साथ साथ फोगी था, इसलिए PIA की कई फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख हो गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 6 से 7 रोज़ तक बिल्कुल भी कोई बारिश नहीं है, जिसके पेश नज़र ये सर्दी में इजाफा होता जाएगा। और दूसरी जानिब अगर मैं फ़ज़ाई आलूदगी की बात करूँ तो फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर 6ठे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 है। लिहाजा शहरियों को चाहिए कि वो अपना ख्याल रखें, मास्क का ख़ुसूसी तौर पर इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घर से निकलने से बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहने, ठंड से बचें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए। फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत शुक्रिया महापारा, आप भी हमारे साथ मौजूद रही हैं। अब ये सूरत हाल मौसम की और जेलसी तो मुझे हो रही थी कि ये कहाँ 3 टेम्परेचर एंजॉय कर रहे हैं। खैर एंजॉय भी है, लेकिन उसके साथ साथ जब ठंड लगती है तो लोग फौरी तौर पर हीटर चला रहे होते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये गैस के हीटर से शुरू करते हैं, तो ये जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं गैस का हीटर चलाया जाए, ये आज हम इस पे आपसे बात करने जा रहे हैं। मौसम सर्द है और हीटर इस्तेमाल करना है, और ये करना चाहिए या नहीं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हीटर का इस्तेमाल लाजिम हो जाता है जब टेम्परेचर माइनस में चल रहा हो, 2-3 में चल रहा हो, क्या करना चाहिए? जी बेसिकली हीटर से जो है अमवात होती हैं और उसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वो ऑर्डरलेस होती है, खुशबू नहीं है उसकी, कलर कोई नहीं है उसका, और ये स्लीपिंग डेथ करवाती है, एफेजिया करवाती है। अच्छा। बेसिकली करती क्या है ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके जिस्म में जाती है और खून के अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, और वो जब अंदर आ जाता है तो फिर टिश्यू हाइपोक्सिया होता है जिसकी वजह से सफोकेशन होती है। उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो स्टार्टिंग में फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जिसमें डिजीनेस, लाइट हेडनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, फिर दैट लीड्स टू कोमा, फिर वो आगे तक जाता है। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम मसनूआत हैं। इनकी वजह से ये गैस क्रिएट होती है और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड लीक होता है। और हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, ज़्यादा कराची में कम, बट ओवरऑल इंटीरियर सिंध से, पंजाब से इधर हम ज़्यादा सुनते हैं कि इस वजह से हो रहा है। और जनरेटर की वजह से, जनरेटर के धुएँ की वजह से भी, इवन जो फायर लग जाती है, आग लगती है बिल्डिंगों में, उसके धुओं की वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है और उससे इवेंचुअली डेथ होती है, या फिर ALOC में या फिर
अल्टर्ड सेंसोरियम में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीटर से आप बता रहे हैं प्रोड्यूस होती है, तो ये मतलब ये भी है कि कुछ टाइम के लिए सही है, आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ये करना ही नहीं चाहिए? देखिए, इसके सेफ्टी मेजर्स हैं, आपको 5-6 चीज़ें नोट करनी है किसी भी हीटर के अंदर। अच्छा। आपने जब भी हीटर लेना है तो एक तो वो सेफ्टी, उसका सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। दूसरा, बच्चों की पहुंच से वो बिल्कुल दूर होना चाहिए, चाइल्ड सेफ होना चाहिए हीटर, क्योंकि उसके सरफेसेस गर्म होते हैं, उसका ब्राइट कोई कलर नज़र आ रहा होता है तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ज़रूर जाता है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो हीटर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, और वो हीटर हो जो मॉइस्चर कंट्रोल करे, क्योंकि अमूमन हीटर से क्या होता है कि मॉइस्चर जो है अनकंट्रोल्ड रहता है, खुश्की बढ़ती है, नमी कम हो जाती है। जब खुश्की बढ़ती है तो वो ड्राइनेस पैदा करती है, और वो स्किन के ऊपर इचिंग वगैरह भी देती है, नेज़ल पैसेज को ब्लॉक करती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है, उससे आपके जो सांस लेने में तकलीफ होगी, फिर लाइट हेडनेस, वॉमिटिंग, और उसके बाद वो फिर टिश्यू, बहुत से लोग हाइपोक्सिया वगैरह होगा। तो करीब पानी का वो रख लेते हैं कि वो कम से कम फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जिसमें इंसान भी शामिल है, इंसान है, वुड है, पेपर है, कोई इस तरह की चीज़ जिससे आग लग सकती है, एटलीस्ट 3 फीट अवे होना चाहिए हीटर से। सही। अच्छा, अब ये जो पूरी रात लोग जलाते हैं, हीटर चला के सोते हैं, उनको कई दफ़ा हम लोग तो खैर ये अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं, बार बार अपने शोज़ के थ्रू बताते रहते हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं, पूरी रात लगाते हैं। हर सीज़न में हम लोग ये खबरें देखते हैं कि सुबह में फिर उठे ही नहीं, वो उनकी डेथ हो गई। आप अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप लोगों के पास इस तरह की कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हो रही हैं? कराची में बहुत कम है, क्योंकि कराची में सर्दी का आपको पता है कि इतना कोई ख़ास है नहीं, बट स्लीपिंग डेथ आती हैं, हम सुनते भी हैं, जो लोग आते हैं हीटर चला के अनअटेंडेंट छोड़ देते हैं। आप हीटर देख ही नहीं रहे, आपने चला दिया, छोड़ दिया, तो वही आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करवाएगा और उससे वो स्लीपिंग डेथ होगी। बिल्कुल ऑर्डरलेस है, आपको मैंने बताया, नॉन इरिटेटिंग गैस है ये, और ये बिल्कुल पता भी नहीं चलने देगा, आपको स्लीपिंग डेथ करवा देगा। ये भी हो सकती है कि रात में गैस चला गया, अचानक से आया तो वो ऑन नहीं था, बस गैस लीक होता रहा। देखें, कहीं पे भी किसी भी स्टडी में ये नहीं लिखा कि आपने हीटर यूज़ करना है और कितनी देर तक करना है, बस इतना कर लें कि आपका रूम कूजी हो जाए। आप उसको कूजी करके आप उसको बंद कर दें। अच्छा, बंद करके उसके बाद सोएं। डॉक्टर साहब, ये भी एक एलिमेंट है कि एक तो गैस है, कहीं गैस आ ही नहीं रही, फिर सिलेंडर्स के ज़रिए गैस है, LPG उस पर चला रही। तीसरा ये है कि बिजली के हीटर का, तो क्या बिजली के हीटर ठीक है, इस्तेमाल होना चाहिए, उससे भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पैदा हो रही है? हीटर हमारे पास इस वक्त 3 किस्म के हैं। एक इंफ्रारेड हीटर्स हैं जी, दूसरे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक या फैन ब्लोअर हीटर्स हैं, तीसरे हीटर हैं हमारे पास ऑयल हीटर जी। तो इसमें जो इंफ्रारेड है वो वही है कि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, कलर को कैच करेगा, बच्चा उसके पास आएगा। फैन ब्लोअर से फिर मॉइस्चर कंट्रोल के इश्यूज रहेंगे, आपको एकदम से ठंडा कर देगा, एकदम बंद करेंगे फ़ौरन रूम ठंडा, एकदम से चला देंगे तो फ़ौरन गर्म, तो वो इसका इशू आएगा और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पिएगा। आपका जो ऑयल कंट्रोल, ऑयल वाले हीटर्स होते हैं वो बेसिकली द सेफेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, बट कॉस्ट बहुत महंगा होता है, हाइटेड होता है, बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेगा और सरफेसेस भी गर्म नहीं होते, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को भी जैसे सपोर्ट नहीं करता, बहुत लेस लाइकली होता है कि वो कर रहा हो। अदरवाइज दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक पूरा हीटिंग रूम टेम्परेचर लगा हुआ होता है जो कि पावर्ड होता है उससे बिजली से, और आपको हमारे मुल्क का पता है कि बिजली की सूरत है, हमारे पास तो बिजली वाला रिस्क नहीं, वहाँ तो वॉशरूम्स में भी हीटर होता है और जाहिर है वो लोगों ने उस तरह से वो सिस्टम वहाँ चल रहा होता है। अच्छा, वैसे ये जो मुदस्सिर ने भी बताया था, पानी जो हम पास रख लेते हैं, ये वैसे इफेक्टिव किस हद तक है कि आप पानी पास रख लो, कितना रखो, कहाँ रखो? देखें, पानी का ऐसा है कि पानी बेसिकली वही मॉइस्चर को इंट्रोड्यूस करता है रूम के अंदर, क्योंकि रूम सर्दियाँ हैं, ड्राइनेस होती है, तो कहीं से ऐसा, और आपने हीटर भी चला दिया जिसकी वजह से ड्राइनेस और बढ़ रही है, नमी कम हो रही है, तो आप रूम में किसी भी हिस्से में, बट हीटर से बहुत दूर, अच्छा, आपने ऊंचाई के ऊपर एक प्याला ले लेना है या कोई बड़ा बर्तन ले लेना है, उसमें पानी रख लें, या फिर जो और अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक एयर ह्यूमिडिफायर ले लें, आप एयर ह्यूमिडिफायर रूम में चला लें और वो चला के रखें, तो उससे नमी प्रोड्यूस होती रहेगी, वो आपको काफ़ी सांस की प्रॉब्लम, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसमें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि काफ़ी लोग इस टाइम में COPD वाले होते हैं जिनको सांस की तकलीफ वैसे भी होती है, बच्चे होते हैं उनके सांस की तकलीफ रहती है ज़्यादा उनको, तो वो सर्दियों में इसलिए बढ़ती है क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा है। ओके, तो अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो ये बात की है कि इसमें सांस लेने में है, तो इसका मतलब है हीटर चल रहा है, लोगों को मालूम है, सब कुछ है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी और हर चीज़ ख़त्म होगी, यानी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती रहेगी।
जी। अगर मुतवातर हीटर चले तो। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। तो उसमें लाइट हेडनेस, डिजीनेस, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते रहते हैं। ऐसा ऐसा आपको पता चलता रहता है कि मेरे साथ कुछ चेंजिंग हो रही है, तो आप इवेंचुअली रूम छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अनअटेंडेड ना छोड़ें, और सोते हुए तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। अच्छा, मैंने एक दिलचस्प वाक़या मैं यहाँ सुना था कि मैंने पंजाब में आज से 5-6 साल पहले हीटर चलाया डॉक्टर साहब, और हीटर चला के तो मैं बैठा भी था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और उसके बाद मैंने वो पानी का एक प्याला, आप तो कह रहे दूर रखना चाहिए, मैंने 3-4 फीट दूर रखा सर। मैं वो हीटर चल रहा था, अब्बा भी थे, मैं चला गया, 3-4 घंटे के बाद आया तो मैंने कहा शायद ये पानी गिर गया है, एवेपोरेट तो हो गया होगा। एग्जैक्टली वो पानी इतना सा रह गया, इतने बड़े प्याले में सिर्फ इतना सा रह गया। फिर मैं सोचता रहा, मैंने अब्बा से नहीं पूछा, वो लेटे हुए थे, मैंने कहा हीटर भी चल रहा है और ये प्याला भी पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब है यहाँ। उसके बाद फिर मैंने दरवाज़ा खोला, कहते क्यों खोल दिया तुमसे? मैंने कहा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंदर। अच्छा, इसमें पता है मुदस्सिर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हीटर वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, कि इंसान गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करे, गर्म कपड़े पहने और बंद रखे घर को, तो गर्म हो जाता है। अदरवाइज कुछ लोग कहते हैं खून जलता है, कुछ लोग बहुत हीटर के करीब बैठते हैं सर्दी से बचने के लिए ना, कुछ लोगों को बहुत ठंड लगती है, स्किन की भी प्रॉब्लम। हाँ, ये स्किन का कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा ये खून जलने वाली बात क्या ठीक है? खून जलने वाली बात ऐसे आपको मैं बता दूं कि लेमन लैंग्वेज में वो बहुत सही है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है आपके ब्लड में से, और ब्लड जो है वो सारी सर्कुलेशन चला रहा है, आपके हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में ब्लड ही तो है जो कि उसको चला रहा है। तो अगर वही रिप्लेस हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक आपका खून तो जल गया, तो ऑक्सीजन उसमें से चले गया, कार्बन मोनोऑक्साइड से शिफ्ट हो गया, वो पॉइजनिंग जनरेट करेगा, हाइपोक्सिया करवाएगा। तो जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज में है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता और वो जल जाता है, और उस खून जलाने का नतीजा ये है कि आप मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब गर्म इलाके हैं बलूचिस्तान में, जैसे अभी सुई सदन के लोग अब इब्तिदा में हमारे साथ, उन्होंने कहा जी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो ठंडे इलाके वहाँ गैस दें। इस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हीटर नहीं चलेगा लोगों की डेथ भी हो सकती है, और यहाँ हीटर चलने से हो सकती है, वहाँ नहीं चलेगा तो हो सकती है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या करना क्या चाहिए? अब हीटर वहाँ कम से कम 18 घंटे चलता है, उसके बाद जाके वो सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसे जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के इशूज़ हैं या फिर माइनस में टेम्परेचर रहता है, एक तो उनकी बॉडी वैसे भी उनकी फिजियोलॉजी ऐसी हो जाती है कि वो इन चीज़ों को, ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा। आपके और हमारे जैसा बंदा शायद उस सर्दी को बर्दाश्त ना कर पाए। दूसरा, उनके मशरूबात जो हैं वो गर्म हैं, वो डबल ट्रिपल जो है कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ब्लैंकेट लिहाफ उनके ऐसे होते हैं कि वो जब लेते हैं, आपके क्विल्ट्स जो हैं, कवर्स आपका सब गर्म हो, रूम बंद हो, और उससे आपका गर्मी जो है, सर्दी जो है वो काफ़ी हद तक जो है टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी का। सही। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो कि ना नहीं होनी चाहिए, मेरे जहन में आया जब मुदस्सिर ने आपसे सवाल किया। वो शहर जहाँ पर धूप नहीं निकलती सर्दियों में, बहुत दिनों के बाद निकलती है। मैंने ये भी देखा लोग हीटर्स पे कपड़े डाल के खुश करते हैं, सॉक्स डाल के खुश करते हैं, या उनमें नमी हो तो उन्हें गर्म करते हैं और वो फिर पहनते हैं। इससे आग लगने का इतना खदशा होता है कि अल्लाह ना करे कि वो गरम को आग लग गई, या फिर ज़्यादा एकदम हीट, उस स्टफ़ किस तरह का आपको नहीं आइडिया, बस आपने तो डाल दिया। ये लोग लापरवाहियाँ भी बहुत करते हैं इस तरह की सर्दियों में। आपको बताया कि सेफ्टी के लिए आपने 5 चीज़ें रखनी हैं कि फ्लेमेबल ऑप्शंस, जितने भी फ्लेमेबल चीज़ें हैं वो उससे दूर रहना है। जलने वाली जो भी चीज़ हो जो आग पकड़ सके उसको दूर रखना है। उसमें इंसान भी शामिल है, इंसान भी जल सकता है, जिसमें छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा। आप हाथ करीब करके रखेंगे तो आपके स्किन ड्राई हो जाएगी। आपको जब आप कभी भी करीब बैठते हैं तो आप इवेंचुअली नोट करते हैं कि आपकी स्किन पे फ़ौरन से जो है इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो ड्राइनेस की वजह से हो रही होती है, तो आप खुद ही बैकआउट कर जाते हैं। तो बच्चा तो नहीं बता पाएगा ये चीज़ों का, और कपड़ा जो है वो जल जाएगा फ़ौरन से। आपका कोई तार पड़ा हुआ है, कोई प्लास्टिक का मटीरियल है, वो भी जल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपने एक, हाँ, दूसरी चीज़, एक्सटेंशन वायर इसमें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है पहले ही बिजली ज़्यादा ले रहा होता है, तो वो अगर हम डायरेक्ट लगा दें एक्सटेंशन वायर में, जो कि एक हल्का होता है और या फिर ओवरलोडेड होता है, तो उससे भी आग लगने के चांसेस, शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज़्यादा। पाकिस्तानी इतने फनकार हैं कि हम तो ना, जब वो स्विच नहीं होता ना वो एक्सटेंशन वायर के, हम वो माचिस की स्टिक्स घुसा के उससे ऐसे रिस्क लेते हैं। ये तो एक जुगाड़ है ना, पाकिस्तानी जुगाड़ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ है, हमने नेशनल गैस के हवाले से भी, बिजली की हीटर पे भी बात कर ली। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जला के, कोयले जला के भी कमरों में रख लिया जाता है कि यार इससे क्या वो भी इतना ही नुकसानदेह है जैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सेम है, हर चीज़ के अंदर गैस निकलेगा, कोई भी चीज़ जलेगी उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज ज़रूर होगा, और जब भी इस तरह की होगी तो उससे सफोकेशन क्रिएट होगी,
सफोकेशन से फ्लू लाइक सिम्टम्स और फिर आपका एफेजिया में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे और उससे इवेंचुअली डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्टरनेट सेंसोरियम में हमारे पास पेशेंट आते हैं, काफ़ी इतने ऐसे भी होते हैं कि जो जनरेटर चल रहा था उसका धुआं रूम में भर गया, तो उसकी वजह से जो है हमारे पास पेशेंट आ जाता है कि ये बिल्कुल जो है अल्टरनेट सेंसोरियम में आया। फिर हम उसको ऑक्सीजन वगैरह दे के हाइपर 100% ऑक्सीजन उसको देकर उसको फिर इवेंचुअली आज तो मुझे समझ नहीं आई कि जनरेटर कैसे कमरे में रखा जा सकता है जिसका अपना एक शोर होता है, धुआं तो अलग है, शोर इतना होता है। अच्छा, मुझे ये खबर जब भी हम इस बारे में बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वो मेरे ज़हन में बात आ जाती है, वो भी जिस रूम में थे वहाँ जनरेटर की आवाज़ और धुआं था, वो बेसमेंट का वो जाते थे वहाँ। ये इस बार अल्लाह ताला डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जो मशवरे दिए हैं उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी से बचना है लेकिन उससे ज़्यादा आपकी जान कीमती है, जो सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के साथ आपकी जान जा सकती है। और सर्दी से बचने के साथ साथ हीटर का इस्तेमाल भी एहतियात के साथ करना है। अब हैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, बिल्कुल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। अभी बड़ा ये ख़ास मौजू है जिस पर हम बात करने वाले हैं और बड़ा दुख भी होता है कि ये रेशो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा क्यों है। मैं बात कर रही हूँ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस की। साल 2023 में जिनसी ज़्यादती के 522 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि इन केसेस में कम उम्र लड़कियों के अलावा शादीशुदा ख़वातीन और लड़कों को भी ज़्यादती का निशाना मुदस्सिर बनाया गया है। इस वक्त बैरिस्टर रिदा हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी रिदा, रेशो तो हमने बता दिया है कि तकरीबन 523 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, फिर कल एक स्टेटमेंट भी आया है जो कि मुदस्सिर आप शेयर कीजिए। जी, वो पुलिस की कहना है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो गलत होते हैं रिपोर्ट, कि ये होते ही नहीं है लोग खुद से। क्या ऐसा ही है, लोग गलत रिपोर्ट कर रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पुलिस का ये काम ही नहीं है कि वो इस बात के ऊपर कमेंट करें कि ये असल केस है, नकल केस है, या कन्विक्शन होनी चाहिए, या क्यों अदालत का काम है, वो खुद जज न बने। ये सिर्फ अदालत का काम है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और रेप पाकिस्तान के कवानीन के अंदर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब ये है कि आपने उसकी FIR लॉन्च करनी है, 14 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है और कोर्ट के सामने चालान पेश कर देना है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा एविडेंस को सामने रखते हुए दोनों पार्टीज़ की कि क्या ये कन्विक्शन होनी चाहिए, क्या एक्विटल होना चाहिए, और अगर ज़्यादा एक्यूज्ड हैं तो कितने इनमें से एक्यूज्ड हैं जो कन्विक्ट होने चाहिए, गिल्टी हैं, नॉट गिल्टी हैं। पुलिस का ये बिल्कुल काम नहीं है कि वो इस तरह की इनसेंसिटिव कंप्लेंट्स दें। वैसे ही दुनिया भर में सिर्फ 10% अफराद जिनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं वो सामने आके अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करते हैं। और अगर पुलिस इस तरह के इनसेंसिटिव कमेंट्स देगी तो हम पब्लिक कैसे ट्रस्ट करके पुलिस के पास जाएगी अगर वो ये कहेंगे कि 40 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो नकली हैं। मतलब ये कैसे कि अल्लाह ना करे किसी के साथ अगर ज्यादती हुई है तो वो ज्यादती हुई होगी तो ही पुलिस के पास जाएगा ना। किसी पर फेक इल्ज़ाम क्यों लगाएगा? और जाहिर है जो वहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखने वाले बैठे हुए हैं वो आंखों पे पट्टियाँ मान के तो नहीं बैठे हुए हैं। पुलिस वालों के बारे में तो कहा जाता है वो किसी की शक्ल देख के बता देते हैं कि भाई ये वाकई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप तो फिर आप फेक रिपोर्ट्स काट रहे हैं, इसका मतलब है। तो अभी आप जो रिदा बात कर रही थी कि पूरी दुनिया में 10% है जो रिपोर्ट हो रहा है, तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान की तो सोसाइटी भी कुछ ऐसे है कि हम खुलकर इन चीज़ों को कर नहीं सकते। तो क्या ये पाकिस्तान में भी रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं केसेस? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड होते हैं पाकिस्तान में। जो रिपोर्टिंग का रेशियो है, जो रेप के, जिनसी तशद्दुद के या सिनफी तशद्दुद के केसेस हैं, वो पहली बात तो ये कि वो रिपोर्ट ही नहीं होते। इवन दो नेशनल कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिरगास की जुरिस्डिक्शन को क्रिमिनल केसेस के अंदर बैन कर दिया। ये बहुत लैंडमार्क रिमार्केबल डिसीजन थी, लेकिन फिर भी अभी तक आप देखें सवारा जैसी प्रैक्टिसेस होती हैं कि एक बच्ची के साथ ज्यादती हो, अगर उसके किसी फैमिली मेम्बर ने कोई गलत काम किया है तो जिरगा ये डिसीजन दे देता है कि इसकी अक्यूज्ड के साथ आप शादी करा दें। तो इस तरह के केसेस, इस तरह के गंदे ट्रेडिशंस अभी भी हमारी जो फीमेल्स हैं और बच्चे हैं उनको अभी भी दे हैव टू गो थ्रू दीज काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि ये कितने गलत और इनसेंसिटिव रिमार्क्स। अच्छा, वैसे मेरा ज़ाती तौर पर नज़रिया ये है कि एक तो बैड टच और गुड टच जो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बताएं भी, सिखाएं भी, लेकिन जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं कि जो बच्चों के साथ भी ठीक है अगर ज़्यादती नहीं की लेकिन इस तरह की हरकत भी की हैं
तो वो भी जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं और उनको भी पकड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई आपने कैसे ये बिहेव किया। और दूसरा मैं यहाँ पर उनकी भी बात करूँगी क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन्स आम हो चुके हैं और इसका इस्तेमाल सही भी है गलत भी है। एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवान लड़कों लड़कियों की के फीलिंग्स में एक दूसरे के साथ खेला जाता है, फीलिंग्स के साथ एक दूसरे की, और उसमें भी तो भले वो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा हो, अगर ये गलत काम है और लड़का खेल के चला गया, क्या बिगाड़ लिया उस लड़की ने उसका? तो इस पे कानून क्या कहता है हमारा? देखिए कानून बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जो ये लाहौर मोटरवे रेप केस हुआ था इसके बाद ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास हुई थी जिसमें रेप की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर दिया गया था, जो अब बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है। पहले ट्रांसजेंडर पर्सनस के साथ फॉर एग्जांपल अगर जिनसी तशद्दुद होता था या रेप होता था तो वो लॉ में प्रॉपरली कवर्ड नहीं था। एंटी रेप एक्ट पास होने के बाद बच्चों या बच्चियों जिनके साथ भी ऐसे ऑफेंसेस किए गए हैं उसको कवर किया, बहुत अच्छी सेंसिटिव डेफिनेशन की गई। और उसके अलावा 377B जिस तरह से आपने गुड टच या बैड टच की बात की, तो अगर आप एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे को गलत तरीके से टच भी करते हैं मैलिशियस इंटेंट के साथ, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करने के लिए, तो उसकी 25 साल तो उसकी सज़ा है। ये 377B पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर ऐड किया गया था। तो बहुत अच्छे कवानीन हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें सामने नज़र नहीं आती। इसी तरह एंटी रेप एक्ट 2021 को भी इनेक्ट किया गया था, उसने बहुत ज़्यादा सर्वाइवर सेंट्रिक मैकेनिज़्म सामने रखे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर एंटी रेप क्राइसिस सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करता है। वो एक ऐसा सिस्टम है कि आपको पुलिस के पास अलग से और हॉस्पिटल के पास अलग से नहीं जाना पड़ता, बल्कि एंटी रेप क्राइसिस सेल के अंदर एक पुलिस अफसर होगा, फीमेल मेडिकल लीगल ऑफिसर्स होंगे जो रेप का विक्टिम हो, अगर वो उस एंटर करे उस पब्लिक हॉस्पिटल में एंटी रेप क्राइसिस सेल को, तो उसको सारी सर्विसेज एक रूफ के अंदर मिल सकेंगी एक सेंसिटिव मैकेनिज्म के तहत। लेकिन इवन दो 2021 में ये इनेक्ट हुआ है, कराची में सबसे पहला ये फॉर्म किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, और दूसरा मुल्तान में इस्टेब्लिश किया। बाकी जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं क्रॉस पाकिस्तान, उनके अंदर अभी तक इसकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं की गई। तो अगर कानून के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं तो हमारी हुकूमत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको अब भी करें। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जो आप कह रहे थे, कानून बहुत अच्छे हैं। अब कानून में मसाइल ये हैं कि कानून तो अच्छे हैं लेकिन उसको प्रूव करते हुए, बीइंग ए लॉयर, प्रूव करते करते बड़ा टाइम लग जाता है कि अगर किसी के साथ रेप हो गया है तो आप मेडिकल लीगल होगा, चीज़ें होंगी, मालूम हो जाएगा। लेकिन वो रेप तक चीज़ें नहीं गई हैं तो कैसे प्रूव करें? क्या चीज़ें होंगी जो रिपोर्ट के जरिए बताई जाएंगी? किस तरह लोग बताएं? यही बात जो मैंने की कि लड़का लड़कियां आजकल इतने इन्वॉल्व होते हैं। वो तो एक म्यूचुअल है ना, वो तो म्यूचुअल है, लेकिन एक अटेम्प्ट है हरास, वो कैसे होगा? देखिए अगर इस तरह से होगा तो फिर सबसे पहली बात हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के ऊपर रूलिंग की कि एज सून एज पॉसिबल जैसे ही दर्ज हो केस तो आप उसका 161 का बयान सबसे पहले रिकॉर्ड करें और मजिस्ट्रेट के सामने जाके 164 स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड करवा लें। और अगर उस वक्त अक्यूज़ के पास एक चांस मिल जाए कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके तो इवन उस सॉल्ट टेस्टिमनी के ऊपर भी, अगर सॉल्ट टेस्टिमनी है सिर्फ, उसके बेसिस के ऊपर भी कन्विक्शन पॉसिबल है। और ऐसे केसेस के अंदर कन्विक्शन पॉसिबल की भी गई है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कानून के अंदर कहा गया है कि 4 माह के अंदर अंदर जो है केस को रिजॉल्व करना है, ट्रायल को कंप्लीट होना है, लेकिन इन केसेस में 3 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस तरह से आप पुलिस की बात कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने ये इनसेंसिटिव स्टेटमेंट की हैं, उनको 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। लेकिन बीइंग अ लॉयर मैंने 200 से ज़्यादा केसेस के अंदर काम किया है, 4 माह तक तो चलान ही सबमिट नहीं होता कोर्ट में ऐसे, और कोई भी विक्टिम या सर्वाइवर अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन नहीं कर सकता। उसके बाद 3 साल एटलीस्ट लगते हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर ही वो केस को ख़त्म किया जाए। 4 माह में और 3 साल में एक बहुत लंबा फ़र्क है जिसमें सर्वाइवर मूव ऑन नहीं करता। फिर अगर हाई कोर्ट में अपील हो जाए या सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जाए तो 10 साल आपकी ज़िंदगी के निकल गए। एग्जैक्टली। और ये इस केस में फिर आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? यही वजह है कि रिपोर्ट बहुत कम होते हैं केसेस, ये इतना लंबा मामला है। गाँव देहात में सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर सवारा की आप बात कर रहे थे, वनी की बातें, ये सारे मामला जो हैं वो हो जाते हैं। तो ये गांव देहात में रिपोर्ट करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ वो लोग क्या करें? मतलब शहरों में कोई है तो फिर भी किसी न किसी तरह से एक्सेस है कि वो लोग पहुँचते हैं, तो ये कैसे फिर करेंगे जो गांव देहात में लोग? आई थिंक अवेयरनेस स्प्रेड करने की इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेप एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। पाकिस्तान पिनल कोड ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये एक ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है।
यूजुअली क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर और ब्लैकमेल फेस करते हैं विक्टिम्स और सर्वाइवर्स की फैमिली, स्पेशली अगर वो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास में मौजूद हों, एक सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है रेप के विक्टिम या सर्वाइवर के साथ। स्पेशली जितने केसेस में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो मुश्किल फेस की जाती है वो ये है कि उनका नाम पब्लिकली रिवील किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि एंटी रेप एक्ट के अंदर और वैसे हमारी पिनल कोड के अंदर इस तरह से रिवील करना नेम किसी भी विक्टिम या सर्वाइवर का मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या FIR जिस तरह से हम देखते हैं पब्लिकली रिवील हो जाती हैं, ट्विटर के ऊपर आ जाती हैं, ये एक क्राइम है। पब्लिक ऑफिसर्स को बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी लाइफ को जब पब्लिक हो जाती हैं डिटेल्स, तो अपनी लाइफ को ठीक तरीके से एक फुलफिल्ड मैनर में नहीं जी सकते, क्योंकि वो सोशल स्टिग्मा फिर सोसाइटी में फेस करते हैं। तो कानून की अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आगाही देना हर जगह पे हर उसमें ज़रूरी है कि क्या कवानीन है और आप किस तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वैसे साहब, एक मैंने रिपोर्ट देखी थी उसमें बच्चों के हवाले से एक NGO साहिल उसकी, कि उसमें बहुत ज़्यादा जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो लोग हरासमेंट के इन मामलात में मुलव्वस थे। आपने बता रही 200 से ज़ायद केसेस किए हैं, आपका एक्सपीरियंस उसमें क्या अजनबी लोगों का ये ज़्यादा रेशो है, या वाकई जो जानने वाले या रिश्तेदार हैं या जो टीचर से लेकर तो उस्ताद तक हर वो शामिल है, ये रेशो क्या है जो आपके केसेस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़्यादातर इस तरह के केसेस वही करते हैं जो ज़्यादातर जानने वाले होते हैं, जिस तरह से आपके अपने एम्प्लॉयज़, टीचर्स या सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जितने भी केसेस मैंने देखे हैं उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि 90% केसेस इनके जिनसी तशद्दुद के और सिनफी तशद्दुद के उन्हीं ने कमिट किए थे जो जानने वाले थे। अगर आप फातिमा फरीरो का केस देखें तो वो एक कितना घिनौना क्राइम था एक बच्ची के साथ। पहले उसे एज अ घरेलू मजदूरी में शामिल किया, फिर उसी घर के अंदर उसको कत्ल भी कर दिया, उसके साथ सेक्शुअल ऑफेंसेस भी होती रहीं, और फिर पुलिस ने और भी ऐसी बच्चियों को रेस्क्यू किया जिनके साथ अल्लाह ना करे कि ऐसे वाक़यात अगर एक बच्ची के साथ हुए तो खदशा है कि कोई भी बच्ची सेफ़ नहीं है। तो आई बिलीव कि हमारे यहाँ पे एक तो घरेलू बच्चा मजदूरी इतना ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को किसी घर में रख देते हैं, और वो बच्चे स्पेशली बच्चियाँ ज़्यादा वनरेबल होती हैं सेक्शुअल अब्यूज़ के और टॉर्चर, डिग्रेड, ह्यूमिलेटिंग बिहेवियर को फेस करने के। सो यू आर वेरी राइट कि ज़्यादातर केसेस जो जानने वाले होते हैं वही करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं चाहूँगी, उस पर आप थोड़ी सी बात कीजिएगा। ये जो लोग असर रसूख रखते हैं और जिस तरह के मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो कितना केसेस को ख़राब कर रहे हैं। और ये रानीपुर का वाक़या भी आपको याद होगा, आप देखें ना कि उसके पीछे कहा गया कि रैकेट था और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें जुड़ी हुई थी। ये कितना ख़राब कर रहे हैं इस तरह के लोग, क्योंकि हमने उसमें देखा कि एम्बुलेंस यूज़ हुई, डॉक्टर यूज़ हुए, पुलिस भी थी, लेकिन वो बच्ची उसके साथ जो हुआ वो सबके सामने था। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अभी केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो कितनी मुलव्वस है दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल्स की, वो भी सामने आने को रहती है। मैं उसके ऊपर कमेंट तो पास नहीं दबाव किसी किस्म का हो तो कुछ केस खराब होते हैं, लेकिन बिल्कुल जब दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से उसके क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है विक्टिम्स और सर्वाइवर्स के ऊपर, स्पेशली अगर इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग केस होता है तो उसमें फिर वो स्टेटमेंट आके जो है वो थोड़ी अपनी खुद ही गलत देना शुरू कर देते हैं। अक्यूज्ड को कहते हैं कि हाँ वो शख्स नहीं था जिसने मेरे साथ ये ज़्यादती की, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर फेस होता है। और यहाँ पे ये जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि ज़रूरी है कि पब्लिकली नेम को रिवील नहीं करना चाहिए और प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स देने चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, विक्टिम्स और सर्वाइवर को, उनकी फैमिली को, क्योंकि एक सिर्फ सोसाइटी में अगर एक के साथ इस तरह जिनसी तशद्दुद होता है तो सिर्फ एक पर्सन इफेक्ट नहीं होता, उसकी फैमिली, उसका पूरा नेबरहुड और पूरे जो कौम है वो मुअस्सर होती है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जब सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये एक हमारी है या वाकई ये सही है, ये कहा जाता है जी गांव देहात में ये बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर ये अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, ये ज़्यादा इस चीज़ों में मुलव्वस हैं। आपके पास जो केसेस का पूरा स्टडी है वो क्या वाकई सिर्फ ये है कि जनाब गांव देहात में गरीब लोगों के साथ ये है, या वाकई पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ों में मुलव्वस हैं और वो भी रिपोर्ट भी हो रहे हैं? क्या ऐसा है? हर तबके के अंदर सेक्सुअल जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो इक्वल ही है और अक्रॉस है, कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, उसका क्या भी सोशल स्टेटस हो, हर इंसान इसको फेस कर सकता है, सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेंस को फेस कर सकता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा गुर्बत में रहते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो एक अच्छा वकील अपने लिए कर सकें, इवन दो कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छा क्वालिफाइड लॉयर
दे एक विक्टिम या सर्वाइवर को जो उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन फिर भी वो अच्छा एक क्वालिफाइड लॉयर उनको नहीं मिल पाता। लेकिन एक केस मैंने देखा जहाँ पे एक अक्यूज़ था जो ये कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रोज़ की दिहाड़ी कमाऊँ या कोर्ट में आके अपने बच्चे के लिए केस लड़ूँ, क्योंकि मुझे इसका पेट भी पालना है। तो ऐसी मुश्किलात हमारे विक्टिम सर्वाइवर्स और सोसाइटी के अंदर ये एक रियलिटी है, एक ग्रूसम रियलिटी है कि कितना ज़्यादा इंसेंसिटिव एटीट्यूड पहले तो पब्लिक ऑफिसर्स के साथ रेप के विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को फेस करना पड़ता है, उसके बाद एक्सेस टू जस्टिस उनके लिए कितनी मुश्किल है करना। सो ज़्यादा आई वुड से कि वो अफेक्टेड हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ आप और भी बताइएगा इन केसेस के हवाले से। हम वैसे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात तो होती ही है, क्या वजह है कि हम लोग कानून पर उस तरीके से अमल नहीं करवा पा रहे? फिर ऐसी इतनी ख़वातीन जो कि रेप का शिकार हुई हैं और उनके केसेस अभी भी अदालतों में पेंडिंग होंगे, भुगत रही होंगी बेचारी, तो क्यों इस पर काम उस तरह से नहीं हो पा रहा कि एटलीस्ट इस तरह के केसेस को जल्दी वाइंड अप किया जाए? स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके ऊपर अब इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। जैसा मैं आपको बता रही थी कि एंटी रेप क्राइसिस सेल भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। जो एंटी रेप एक्ट था 2022 का, उसके अंदर 4 रूल्स भी फॉर्म हुए हैं। यूजुअली होता ये इम्प्लीमेंटेशन इसलिए मुश्किल हो जाती है कि कानून तो पास हो जाता है लेकिन उसके रूल्स पास नहीं होते। तो अब जिस तरह से रूल्स पास हो गए हैं 4, इसके अंदर एंटी रेप क्राइसिस सेल के, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अपने सेपरेटली रूल्स पास हुए हैं। फिर हमारा पहली बार पाकिस्तान के सिस्टम में एक पब्लिक रजिस्टर भी, सेक्सुअल ऑफेंसेस का एक रजिस्टर भी है कि उसके अंदर रजिस्टर किए जाएं, उसके हवाले से भी, रजिस्ट्री के हवाले से भी रूल्स पास हुए हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली काम हो रहा है, लेकिन आई वुड से कि इस पे बहुत ज़्यादा भी काम करने की, कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर रिदा ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। और सबसे अहम बात यह है कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता है तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि रिपोर्ट होगा तो फिर उसके बाद जस्टिस का जितना भी काम है वो शुरू होगा। लेकिन वो सब्र आजमा ज़रूर है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बेहतरी आ रही है, कानून में बेहतरी आ रही है। फिर बाकायदा लीगल जो आपको एड है वो भी मिलती है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्ट करें और ऐसे लोगों जो हैं उनका आश्कार होना, पता चलना। बिल्कुल, और ये आपकी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि जिसने आपकी बच्ची के साथ ऐसा किया है वो फिर किसी और के साथ भी कर सकता है। तो लिहाजा अगर आप ही जुर्रत हिम्मत करेंगे तो शायद वो कानून के कटहरे में आ जाएगा, किसी और की ज़िंदगी बच जाएगी, इसलिए ज़रूरी है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम हीरो पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान करवाने में मसरूफ़ हैं। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कशमाला तल्लत से, जो कि शोबे के लिहाज से एक शूटर हैं और हालिया एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में रैंकिंग में टॉप 10 में कशमाला तल्लत और जी बशीर के नाम भी फहरिस्त में शामिल हो गए। यकीनन ये बड़े एजाज़ की बात है कि टॉप 10 में पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपना नाम दर्ज करवाया। तो जनाब, ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी है कशमाला तल्लत की। हमारे साथ कशमाला मौजूद हैं। कशमाला, थैंक यू, आप प्रोग्राम ज्वाइन किया। शूटिंग के हवाले से बात की, ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, मगर ये बड़े एजाज़ की बात है कि एशियन शूटिंग की टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम आ जाना, जहां इस खेल की जानिब इतना रुझान नहीं है। बताएं, आप कब से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं और कौन कौन से मुकाबले अपने नाम कर चुकी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहूँगी कि मैं, और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने ये एजाज़ अपने नाम किया। इसमें सबसे ज़्यादा मैं अपने वालिदैन, अपने कोचेज़ और अपने डिपार्टमेंट की भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी मेहनत से और जिनकी सपोर्ट से मैं इधर तक पहुँची। अगर बात की जाए मेरी अचीवमेंट्स के बारे में, तो नेशनल लेवल पे मेरे 25 गोल्ड, 15 रेकॉर्ड के साथ और 12 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे मैंने बहुत सारी चैम्पियनशिप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें साउथ एशियन गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, वर्ल्ड कप्स हैं, और उनमें एशियन गेम है जिसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल लाई हूँ पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह साउथ एशियन गेम्स में मैंने 2019 में टीम सिल्वर मेडल भी अच्छा कशमाला, वैसे हम बात करें तो हमारे माशरे में, सोसाइटी में ख़वातीन शूटिंग साइड पर बहुत कम नज़र आती हैं। आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से आपने फिर अपनी ट्रेनिंग ली है?
जी बिल्कुल, जैसा आपने बात की कि ख़वातीन में इस चीज़ का रुझान कम है, लेकिन वक्त के साथ, अवेयरनेस के साथ, एजुकेशन के साथ ख़वातीन का रुझान भी बढ़ रहा है। और अगर बात करूँ मैं अपनी जर्नी की, तो 2015 में मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। मेरी मदर का शौक़ था, उन्होंने मुझे इस खेल से मुतारिफ़ करवाया, और उसके बाद कुछ अल्लाह की तरफ से टैलेंट था। और बाकी अगर तरबियत की बात की जाए इस चीज़ को, तो मुझे आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जहाँ पे मैंने इस खेल को शुरू किया था, और उन्होंने मेरे टैलेंट को देखते हुए मुझे प्रॉपर कोचिंग दी, और जिसके बाद मैं नेशनल लेवल पे। अच्छा कशमाला, अगर एशियन शूटिंग की सालाना रैंकिंग की बात करें तो आपने 10 मीटर एयर पिस्टल में 5वीं और फिर 25 मीटर एयर पिस्टल में 15वीं पोजीशन हासिल की। बतौर पाकिस्तानी आपका नाम जब लिस्ट में आया तो घर और फैंस की जानिब से कैसा रिस्पांस मिला, और आपको खुद के तासुरात क्या थे? जी बिल्कुल, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी, और अल्लाह के बाद मैं अपने कोचेज़ और अपने पेरेंट्स की शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी सपोर्ट ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। इसमें सबसे बड़ा किरदार आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का भी रहा है, जिन्होंने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग दी। अगर बात करूँ कि रैंकिंग के आने पे कैसे तासुरात थे, तो घर वालों की तरफ से और दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया था, और हर कोई बहुत खुश था। अपने तासुरात की बात करूँ तो मेरे लिए ये एक नाकाबिले यकीन चीज़ थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से पहली फ़ीमेल शूटर हूँ जिसने टॉप 5 रैंकिंग में पोजीशन हासिल की है, और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने पाकिस्तान इस लेवल तक रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या घर वालों की सपोर्ट के बाद इस जानिब रुझान बढ़ा? सोच रखा था या कुछ नया करूँगी और मुल्क का नाम रोशन करूँगी, आप शूटर नहीं होती तो फिर क्या बनती? जी बिल्कुल, घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है इस चीज़ में, और उनकी सपोर्ट ने भी मेरा रुझान बढ़ाया। उसके अलावा मेरे ख़ुद के अंदर भी एक था कि मुल्क के लिए कुछ करना है, कोई कुछ ऐसा करना है कि जो ज़िंदगी भर साथ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे कोचेज़ ने, अल्लाह के बाद मेरे कोचेज़ ने, मेरे घर वालों ने मुझे प्रॉपर सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। अगर शूटर ना होती तो शायद मैं एक आर्मी ऑफिसर होती, और मेरा अभी भी पूरी कोशिश है कि मैं आर्मी, और नेशनल लेवल पे भी मैं आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और फ्यूचर में भी मेरे इंशाल्लाह गोल्स हैं कि चलें। अभी भी आप ट्रेनिंग वहाँ से ले रही हैं, लेकिन अगर कशमाला बात की जाए सैफ गेम्स हों, वर्ल्ड चैम्पियनशिप या फिर एशियन शूटिंग के मुकाबले, आप खुद ट्रेनिंग याफ्ता हैं, कैसे इस खेल में टैलेंट आगे आ सकता है मज़ीद? जी, सैफ गेम्स हों, एशियन चैम्पियनशिप्स हों, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हों या फिर नेशनल चैम्पियनशिप्स हों, टैलेंट को हमेशा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रही है, सुपरविजन की ज़रूरत रही है, जिससे वो आगे अपने टैलेंट को शोकेस कर सकता है। मैं ख़ुद आर्मी की सुपरविजन में ट्रेनिंग करती हूँ, जो आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जेलम में एक प्रॉपर यूनिट है, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा वो आपको वेपन इक्विपमेंट और कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका अगर आप में टैलेंट है तो आप नेशनल लेवल पे बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की, तो इसमें POA और NRAP का बहुत बड़ा किरदार है, जो पाकिस्तानी शूटर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन करते हैं, और सिर्फ जेलम में ही ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है। अब जिस तरह रुझान बढ़ रहा है शूटिंग का, डिफरेंट क्लब्स खुल रहे हैं। इस्लामाबाद में ऑलरेडी गन एंड कंट्री क्लब मौजूद है। उसके अलावा लाहौर में लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी है, जिसमें आप जाके इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कराची में अवेलेबल है, सिंध में अवेलेबल है। आप लोग अगर शूटिंग को परस्यू करना चाहते हैं एज अ पैशन या एज अ हॉबी, तो आप बिल्कुल ये चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे आप आज कामयाब हुई हैं, दीगर भी हमारी ख़वातीन इसी फील्ड में कामयाब हो सकती है। बहुत शुक्रिया
कशमाला तलत हमारे साथ आप मौजूद थी। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आपकी फिटनेस का ख्याल आपने कैसे रखना है, ये ब्रेक के बाद बताएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।